सो फार हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा सोर्सेज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, जिसके अंदर फाइनली आपने जो किया था मुकम्मल बुक्स और प्राइमरी इंटरेस्ट में रहते हुए पेटी कैश बुक का जो इम्प्रेस सिस्टम है, मतलब एक अमाउंट आपको मिलता है उसमें खर्च करते हो, फिर इम्प्रेस सिस्टम का मतलब वही कि दोबारा से उसी अमाउंट तक आपको पैसे मिल जाते हैं। आपको से मुराद ये उसकी बात हो रही है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कैशियर है। कैशियर एक जो मेनली कैश को हैंडल करता है वो भी हो सकता है, या फिर जो पेटी कैश को हैंडल करता है वो भी हो सकता है। एक ही बंदा दोनों काम भी अगर कर रहा है तो वो मेन कैश जो कंपनी का है उसमें से पेटी कैश अलग कर देगा छोटे मोटे खर्चों वाला, जिसमें आपके नोट्स के जरिए आपको 300 पाउंड वाली एक मिसाल मैंने दिखाई थी, और वो एक बुक का स्नैपशॉट था, फ्रैंकफर्ट की बुक थी, उसका स्नैपशॉट था। अब अब आ जाते हैं थर्ड यूनिट पे, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग के जितने रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं वो दुरुस्त है कि नहीं। एक तो सीधी सीधी पता चल जाती है ट्रायल बैलेंस से कि अगर वो बैलेंस ना आए तो, ट्रायल बैलेंस ना आए तो मतलब क्या, हमने कोई एरर किया है, ठीक है। मतलब ट्रायल बैलेंस का बैलेंस आना तो लाजमी है ना, अगर वो बैलेंस नहीं आ रहा तो यकीनन कोई एरर है। और ट्रायल बैलेंस आते हुए भी एरर पॉसिबल है अंदर मौजूद हो, ठीक है। कुछ एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को अफेक्ट करता है, मतलब वो डिसबैलेंस कर देता है ट्रायल बैलेंस को, असरअंदाज करते हैं ट्रायल बैलेंस के बैलेंस, ठीक है। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को असरअंदाज नहीं करते लेकिन फिर भी वो एरर्स होते हैं, सही। ये ज्यादा खतरनाक एरर्स है। एक एक का तो देखो, हमेशा वो एरर ज्यादा खतरनाक है जिसका इंडिकेटर नहीं है हमारे पास। ऐसे किसी एरर का जो हमारे ट्रायल बैलेंस को बैलेंस नहीं कर रहा है तो एक इंडिकेशन मिल गई, ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं तो मतलब एरर है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बैलेंस्ड होते हुए भी क्या एरर हो सकता है, यस इट कैन बी। तो वो बस अकाउंटिंग के जो ऑडिट वगैरह होता है या खुद अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटेंट्स दोबारा से एक दफा रिव्यू करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को जब जब मौका मिलता है, तो उससे पता चलता है कि किसी किस्म का एरर आया कि नहीं, सही। अच्छा जी, करेक्शन ऑफ एरर्स फिर है, और इस यूनिट के अंदर फिर बैंक रिकंसिलिएशन है, बहुत जबरदस्त किस्म का यूनिट है और कंट्रोल अकाउंट्स है, ठीक है। और इसका अगला यूनिट आपका, इसका अगला यूनिट क्या, अगला यूनिट, हाँ यूनिट नंबर 5 ऐसा है कि जो आपकी अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के लिए अकाउंटिंग होती है, पार्टनरशिप के लिए कैसे होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट वगैरह इन सब के लिए कैसे होते हैं। बहरहाल अभी हम यूनिट 3 पे है, तो यूनिट 3 की जहाँ तक बात हो रही है इसके अंदर उसकी तरफ ही ध्यान दें, बाकी वाले काट देना। तो इस यूनिट थर्ड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर द ट्रायल बैलेंस, ये पहले सीख चुके हैं हम कैसे बनना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को कैसे डिस्क्राइब करोगे, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट कह लो या डॉक्यूमेंट कह लो, जो भी कह लो, जो कि बैलेंसेस लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को लिस्ट करता है। तो ट्रायल बैलेंस इज व्हाट, इट्स ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस, अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, बैलेंसेस की एक लिस्ट है, ठीक है। जैसे आपने परचेज लेजर के अंदर भी एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बनाए थे लेकिन सिर्फ वो डेटर्स के बैलेंसेस की लिस्ट थी और क्रेडिटर्स के, परचेज लेजर के जो हमारे टी अकाउंट्स के बैलेंसेस आ रहे थे तो उसकी भी हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसको हमने कहा था क्रेडिटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, जिसमें 2-3 क्रेडिटर्स के नाम आ रहे थे खाली, कि टी अकाउंट से जिन जिन के बैलेंस बच गए खाली उसको क्रेडिटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंस पे डाला। वैसे डेटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंस जो है सेल्स लेजर्स के जितने भी टी अकाउंट्स थे उनमें जिन जिन के सीडी अकाउंट सीडी बैलेंसेस आ रहे थे, जिन जिन हमारे कस्टमर्स के जिनसे हमें रिसीवेबल था, तो उनको लिस्ट डाउन कर दिया था हमने डेटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंस पे। तो जिस तरह परचेज लेजर और सेल्स लेजर का कि अपने लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बने, वैसे ही जनरल लेजर का भी लिस्ट ऑफ बैलेंस है, और वो लिस्ट ऑफ बैलेंस क्या है, वो ट्रायल बैलेंस है, सही। अब ट्रायल बैलेंस का कोई हम ऐसा नाम नहीं दे सकते जैसे था ना डेटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंस, क्योंकि डेटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंस में तमाम डेटर्स की इंफॉर्मेशन थी, तमाम टी अकाउंट्स डेटर्स के आ रहे थे सेल्स लेयर्स के अंदर। इस तरह परचेज लेयर्स के अंदर जो लिस्ट ऑफ बैलेंस बन रहा था क्रेडिटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंस था, उसके अंदर तमाम जो बैलेंसेस आ रहे थे वो क्रेडिटर्स के टी अकाउंट के थे। लेकिन जनरल लेजर के लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को कोई ऐसा नाम नहीं दे सकते आप, कोई एक नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें कोई एक अकाउंट नहीं है, एक डेटर या एक क्रेडिटर का अकाउंट नहीं है। कैपिटल है, 100 तरह के एक्सपेंसेस है, सेल्स है, परचेज है, रिटर्न्स है, डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड है, कितने किस्म के अकाउंट्स है, कैशबैक। तो उसको ऐसा तो नहीं, कोई भी एक अकाउंट का नाम देके लिस्ट ऑफ बैलेंसेस नहीं लिख सकते, तो उसकी उसका उसका नाम तो हमने ट्रायल बैलेंस दे दिया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, ये आपका एक तरह से बैलेंसिंग देख लेता है इस पॉइंट में बिफोर गोइंग टू इनकम स्टेटमेंट, एक तो लिस्ट डाउन कर देता है एक तरफ, और फिर आपको ये एक्यूरेसी का भी बता देता है ट्रायल बैलेंस के कोई आपके जो है ना एरर्स वगैरह तो नहीं हुए, और एक बड़ा स्टेप है बिफोर गोइंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियर। यूजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, आप एरर्स डिटेक्ट कर सकते हो, आप ट्रायल बैलेंस के जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
बना सकते हो। चेकिंग एक्यूरेसी, एरर्स डिटेक्ट कर सकते हो, एक्यूरेसी रिकॉर्ड्स की देख सकते हो, ठीक है सही। लिमिटेशंस क्या ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस में भी एरर मास्किंग हो सकती है। एरर मास्किंग मतलब छुप सकते हैं, मास्क हो सकता है एरर। कैसे, अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस्ड है तो हमें लगेगा कोई एरर नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है एरर हो, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक लिमिटेशन ये है ट्रायल बैलेंस की कि हमेशा एरर्स को नहीं पकड़ता, और फिर कुछ स्पेसिफिक एरर्स है जिनको तो पकड़ता ही नहीं है ट्रायल बैलेंस, वो आपको दिखा देंगे जिनकी बात हो रही है। बाकी टाइमिंग इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस हम जब बना रहे हो तब तमाम हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन या तमाम जो जो एंट्रीज एंटर होनी चाहिए तो वो ना हो भी उस वक्त। तो एक लिमिटेशन ट्रायल बैलेंस की ये भी है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी कुछ चेंजेस आते हैं हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर, ठीक है। कुछ कुछ एंट्रीज बनते हैं जैसे एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर वो बनने के बाद दोबारा से एक और ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। तो एक लिमिटेशन है कि आप फर्स्ट टाइम में ही ट्रायल बैलेंस के जरिए आप आगे नहीं बढ़ जाते, जिसमें से एक मिसाल है कि आपके ईयर एंड के अंदर कोई प्रोविजन की अगर ट्रांजेक्शन बनती है इस तरह से, कोई एंट्री बनानी है हमें कि जो भी आपका डेटर्स बच रहा है साल के एंड में वो उसका 2-3% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का रखना है हमें। तो पहले उसके लिए हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का वो पहले उसके लिए हमारा डेटर्स जो भी है उसका टीक मुकम्मल होना चाहिए, उसका एक सीडी बैलेंस होना चाहिए। उसका सीडी बैलेंस आने के बाद फिर एक परसेंटेज अप्लाई होगी उस सीडी बैलेंस के ऊपर और फिर वो एक एंट्री बनेगी। तो हमने अभी अपने सवाल में देखा था कि पहले हमने ये वाली एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं बनाई थी, हमने पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर फर्स्ट रिकॉर्डिंग कर दी, उसके बाद हमने कहा एडजस्टिंग एंट्रीज उसके बाद बनाएंगे, उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज को फिर से के जरिए फिर एक नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिसमें पुराने सारे के सारे बैलेंसेस नए ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट हो जाएंगे। वो तमाम सारे बैलेंसेस जो नई हमारी एंट्रीज जो बनी है उससे ताल्लुक नहीं रखते, उसके अलावा जो नई हमारी एंट्रीज बनी है वो उन एंट्रीज से जो जो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं वो उन अकाउंट्स को अफेक्ट करके या जो नए अकाउंट बन रहे हैं नए अकाउंट बना के हम न्यू बैलेंसेस लेके जाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। दैट्स व्हाट द एक्टिविटी इज ऑल अबाउट, ठीक है। टाइमिंग इश्यूज से मुराद ये कि जिस वक्त आपका ट्रायल बैलेंस बन रहा है उसी वक्त सब कुछ नहीं हो जाना है, आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी कुछ एंट्रीज बनाओगे, फिर एक नया ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड बनेगा। एक ट्रायल बैलेंस की आपको मिसाल है सामने, जो मोस्ट प्रोबेबली एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह डाला हुआ है। अच्छा जरूरी नहीं है आपको डेप्रिसिएशन वगैरह दिखे तो आप हेडिंग में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ढूंढ लो, हेडिंग जरूरी नहीं है, ट्रायल बैलेंस ही लिखी हो सकती है हेडिंग उसके अंदर, और एडजस्टेड तो खाली बताने के लिए कि एक ट्रायल बैलेंस है और दूसरा भी ट्रायल बैलेंस ही है लेकिन वो एडजस्ट हुआ हुआ है, तो उसको जरूरी नहीं है कि नाम आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का आया हुआ है इसके अंदर, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट आया होता है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद वाला है। तो एक ट्रायल बैलेंस की एक मिसाल है सामने, अमेंड अ ट्रायल बैलेंस व्हिच कंटेन्स एरर्स। अब एक ट्रायल बैलेंस जिसमें एरर्स मौजूद है मतलब उसको सही करना है, तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एरर किस नौइयत का है। मतलब पहले तो एरर आइडेंटिफाई करने के पड़ेगा कि एरर है, फिर उस एरर को एनालाइज करना पड़ेगा किस नौइयत का एरर है। हमें ये पता है एरर है, ये नहीं पता एग्जैक्टली एरर क्या है, वहां तक पहुंचना है हमें, ताकि एरर तक एग्जैक्टली पहुंचेंगे तो उसको दुरुस्त करेंगे ना। हमें ये पता है एरर है, कैसे पता, डिसबैलेंस हो रहा है ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं आ रहा, मतलब एरर तो है, फाइन एरर है। अच्छा उसको जो है एरर टाइप देखते हैं, क्या वो एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस है या नॉन अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस है, क्या वो एरर ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को असरअंदाज कर रहा है, मतलब डिसबैलेंस कर रहा है। अगर वो एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस है तो मतलब आप पहुंच सकते हो, जल्दी पहुंच सकते हो इस एरर तक, क्योंकि आप देखोगे कौन सी एक हमारे ट्रांजेक्शन की जो है एक डेबिट डाले लेकिन क्रेडिट नहीं डाला। ऐसा तभी हो सकता है ना जब एक का डेबिट रिकॉर्ड किया क्रेडिट रिकॉर्ड किया तभी डिसबैलेंस आया, या इस तरह से कि आपने डेबिट पे 7600 डाल दिया और क्रेडिट साइड पे 760 डाल दिया, 760 डाल दिया, एक जीरो कम डाल दिया, इस केस के अंदर वो एरर हो सकता है डिसबैलेंस करने वाला, ठीक है। वरना तो डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट बराबर जा रहे हैं अगर तो डिसबैलेंस होगा नहीं ट्रायल बैलेंस ना कभी। तो डिसबैलेंस ही क्यों हो रहा है कि डेबिट पे जो अमाउंट लिखी है वो क्रेडिट पे नहीं लिखी हुई, पूरी की पूरी या तो नहीं लिखी या अलग लिखी है उससे जो डेबिट पे लिखी थी, ये वजह बनता है डिसबैलेंस आने की। तो ये हमारे वो टाइप के एरर्स है जो अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस है। और ऐसे एरर्स जैसे कि एक एंट्री लिख रही थी 7600 का रेंट एक्सपेंस पे किया आपने, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 7600 का होना था, आपने गलती से डेबिट क्रेडिट दोनों पे 760 लिख दिया, तो दोनों पे जब 760 लिख दिया तो क्या ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा कि नहीं होगा, बैलेंस होगा, लेकिन एरर तो है ना, ठीक है। वो होता है एरर, उस टाइप का एरर कहलाता है एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, ऐसा एरर जिसने ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया, और खतरनाक एरर है, मतलब बैलेंस हमारा आ गया तो हम तो समझेंगे सही हम आगे बढ़े।
तो ट्रायल बैलेंस का एक काम है कि एरर्स, ट्रायल बैलेंस के एरर्स को हम अवॉइड कैसे करते हैं कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं कोई एरर है, फिर वो किस टाइप का एरर है ये देखते हैं, उसके बाद नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बनाते हैं, उस एरर को खत्म करने के लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद अकाउंट बैलेंसेस को दोबारा जो है ना मतलब जो भी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई है उसके टी अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है ना, उनके टी अकाउंट्स बना के दोबारा कोई सीडी बैलेंसेस आते हैं तो उसके जरिए एक नया ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसको कहते हैं हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और इसके अलावा हम एहतियातन, ये छठा पॉइंट मार्क नहीं किया, मतलब इसको ध्यान में रखने के लिए कि एहतियातन अपने पास एक नोट्स बना लेते हैं अलग से और उसमें लिख देते हैं कि हमने क्या क्या एरर्स किए थे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट द चेंजेस, जो भी आपके चेंजेस हुए ना एक ट्रायल बैलेंस से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक जाने के दरमियान जो चेंजेस थे उनको एक तरफ डॉक्यूमेंट कर लेते हो कि फॉर एग्जांपल एन अमाउंट व्हिच वाज डेबिटेड बाय 7600 in rent expense was not credited in cash as 7600, rather it was credited as 760, सही। तो ये आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात करा।